तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो फाइनली आज आपका अंतिम दिन एथिक्स का, और आपका एथिक्स जो है पूरा आपका समाप्त हो चुका है। मैंने कोशिश की कि इन 16-17 लेक्चर में आपका जो पूरा सेगमेंट आपका है, एक अच्छी कमांड आपकी उसमें बन जाए। अगर आपने सब्जेक्ट को पहले कभी नहीं पढ़ा है तो फिर भी आपको इन 15-16 लेक्चर में आपका इतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि आप वहाँ पे एक अच्छा आंसर लिख के आ सको, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हो घर बैठ के। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से आपको बताया, मतलब हालांकि मैंने इतना डीप एक्सप्लेन नहीं किया चीज़ों को, क्योंकि एथिक्स अपने आप में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें कम से कम आपको 50 से 60 लेक्चर लग सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, तो फिर मैंने कोशिश की कि आपको जो 19-20 मतलब जो भी आपके 15-18 जो एक्चुअल लेक्चर हुए हैं, उनमें एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए सब्जेक्ट की। ठीक है, कि अगर आपके लिए फ्रेश सब्जेक्ट भी है तो भी आप एक अच्छा आंसर जो है मेंस में आप लिखा पाओ। ठीक है, बाकी आपका पूरा हो गया। इसमें आपका जो ये थे शिक्षा वगैरह, ये वाला सेगमेंट आपका जो ये वाला था, ये विश्व वाला जो आपके विचार के योगदान। ठीक है, तो ये मैं पीडीएफ आज शाम को अपलोड कर दूंगा, तो ये वहाँ से आपके हो जाएंगे। ठीक है, केस स्टडी हमने कल शुरू की थी, एक लेक्चर हमने कल देखा था किस तरीके से आपको केस स्टडी आपको करनी होती है। ठीक है, तो कल मैंने एक दो केस स्टडी हमने कल देखी। ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया। आज हम क्या करते हैं कि अभी जो मेंस हुआ था अभी आयोग का, पीसीएस का, अपर का, तो उसमें एक केस स्टडी जो आपकी 2-3 आई थी उनको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको केस स्टडी आपकी जो बनती है किस तरह की आपकी आती है और कैसे आपको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका इसके साथ ये मान लो कि ये वाला आपका जो यूनिट है ये भी आपकी पूरी हो गई। ठीक है, तो मैंने सीधा हम सीधा वहाँ पे आते हैं आपका डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, इसको करते हैं बड़ा थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसको अब जब देखोगे आप, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर दें। हम्म, तो ये बोल रहा है, ठीक है, कि भाई आपको एक केस दिया है यहाँ पे। ठीक है, एक प्रकरण दिया है, इसको आपको पढ़ना है और फिर आपके जो नीचे उत्तर दिए हैं आपको उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो केस स्टडी कई टाइप्स आपसे होते हैं, कुछ इस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, जहाँ आपका सीधे सीधे आपके आंसर होंगे। आपको किस केस स्टडी में आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें अंतर्गत कौन से आपके जो नैतिक मूल्यों को लेकर मतलब खुद उसमें आपको ढूंढना होता है। तो अलग टाइप से जैसे क्वेश्चन की डिमांड आपकी होगी केस स्टडी, आपको उस तरीके से उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक प्रकरण दे रखा है, आपको उसको पढ़ना है और फिर नीचे आपके 3 सवाल दिए, उनके आपको आंसर देने संबंधित शब्दों में। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो आपका राज्य परिवहन विभाग बेसिकली है, उसमें कई वर्षों से क्या हो रहा है कि जो अधिकारी हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ठीक है, लाइसेंस जो आपका जारी करना आपका हो गया, टैक्स जमा करना आपका हो गया, और जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट देने आपकी जो प्रक्रियाएं बेसिकली है उन सब में घूसखोरी और जो गलत दस्तावेज बेसिकली हैं उनके आधार पर क्या है काम किया जा रहा है। तो ये आपको जानते रहना है। ठीक है, अब एक जो हाल ही में रिपोर्ट आई उससे ये पता लगा कि जो विभाग के कई अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो घूस लेकर क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लाइसेंस और जो फिटनेस सर्टिफिकेट हैं वो दे रहे हैं जो ना तो दिए जाने योग्य हैं और ना ही उनके दस्तावेज सही हैं भाई। ये आपने देख लिया। अब मुख्य समस्या क्या आ रही है कि बिना उचित जांच के आपके जो फिटनेस सर्टिफिकेट हैं और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके जारी हो रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, उससे राज्य में आपका दुर्घटना की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, और साथ ही आपका क्या हो रहा है, साथ ही आपका क्या हो रहा है कि आपके जो अनियमित तरीकों से टैक्स का भुगतान जो करने वाले स्वामियों को भी छूट नहीं मिल रही है। ठीक है, अब उससे आपको राज्य का आर्थिक नुकसान आपका हो रहा है भाई। ठीक है, तो आपके समक्ष ये समस्या है, तो आप इस समस्या का आप मूल्यांकन और इसका उपाय कैसे करेंगे। ठीक है, आपसे ये बात बोलेगी है। तो इसमें आप देखो तो इसमें जो मुख्य मुद्दा आपका है किसका आपका जुड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार के होने के बाद जो आप देखोगे उसके बाद की आपके कौन सामने कौन कौन सी समस्याएं जो चुनौतियां आ रही है वो आपको देखनी है। ठीक है, तो इसमें आप ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार आपने देखा भाई, यानी जो अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ठीक है, इसमें आपकी घूसखोरी जो आपका हो गया, गलत दस्तावेज आपने ये देख लिया। ठीक है, इसमें आपने देखा जो आपके लाइसेंस और फिटनेस जारी कर रहे हैं वो ना योग्य और दस्तावेज ना सही आपके सही है। ठीक है, बिना उचित जांच के आपके जो फिटनेस सर्टिफिकेट ड्राइविंग लाइसेंस आपके जारी हो रहे हैं, उससे आपकी दुर्घटनाओं में संख्या बढ़ रही है। अनियमित आपका जो आपका मतलब जान माल की हानि आपकी हो रही है यहाँ पे। वाहन स्वामियों को आपके छूट मिल रही है तो सरकार को आपको टैक्स जो आपका है उसका आपका घाटा हो रहा है, उसका एक आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आपको एक कंसोलिडेट करके अब आपको इसको केस स्टडी को समझना है। अब ठीक है, इसका आंसर देने का तरीका किस तरीके से आपको फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो पहले आप मूल्यांकन करोगे। ठीक है, आप मूल्यांकन क्या करोगे भाई, आप देखोगे कि जो आपका ये
परिवहन विभाग बेसिकली, इस मुख्य समस्या क्या बनी हुई है, आपको जो सार्वजनिक सुरक्षा आपकी है बेसिकली, और जो राज्य के राजस्व में आपको जोखिम डालने वाला जो गहन भ्रष्टाचार है उसकी है। जो गहन भ्रष्टाचार आपका हो रहा है, आपने देखा ना ऊपर भ्रष्टाचार आपने देखा, तो उसके दो परिणाम निकल रहे हैं। एक तो आपकी सार्वजनिक सुरक्षा की बात कर रहा है भाई, जिससे आपकी जान माल की हानि आपकी हो रही है, और एक आपका क्या, जो आपका राज्य के आपका जो राजस्व है उसकी हानि आपको हो रही है। ठीक है, तो आपके जो निम्न कमियां, अब आपको बताने की कौन कौन सी कमियां जो बेसिकली उनके कारण ये आपका ये चीज़ें आपके उपस्थित हो रही है बेसिकली। तो जीवन के साथ समझौता की बात कर रहे हैं भाई, तो अधिकारी जो आपका घूस लेकर अयोग्य व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं और जो खराब वाहन को फिटनेस सर्टिफिकेट कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, आपका एक दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, यानी कि बेसिकली जीवन के साथ समझौता कर रहे हैं। उनके अंदर जवाबदेहिता का अभाव बना हुआ है, वो बिना उचित जांच के हो रहा है भाई। स्पष्ट रूप से पारदर्शिता और जो जवाबदेहिता है उसकी गंभीर कमी को दर्शा रहा है। आर्थिक नुकसान की क्या बात करोगे, तो अनियमित और भ्रष्ट तरीकों से टैक्स भुगतान में आपकी छूट दी जा रही है, राज्य का बड़ा आपका आर्थिक नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये समस्या क्या आपकी, तो यहाँ पे आपको एक तो उन अधिकारियों का नैतिक पतन आपको देखने को मिल रहा है, आपकी जो प्रशासनिक तंत्र है बेसिकली वहाँ पे उनकी विफलता आपको देखने को मिल रही है। और अगला आपको जो कानूनी आपको जो उल्लंघन हो रहा है उसका आप एक अलग से आपका एस्पेक्ट जोड़ रहा है। इनके बाद हो क्या रहा है, आपका जो गंभीर आपका सामाजिक आपका हो गया और जो आर्थिक हो गया, वो आपके नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका मूल्यांकन कर लिया भाई कि ये स्थिति आपकी बनी हुई है। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया आप देखो भाई। ठीक है, बस हो गया। अब उसने पहला सवाल पूछा आपको कि भाई लाइसेंस और जो फिटनेस बेसिकली है, इनको जारी करने की जो प्रक्रिया है, अगर इनमें आपको पारदर्शिता लानी है और जवाबदेहिता लानी है तो इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ऊपर जो आपकी चुनौतियां थी ना उनको आपको पॉजिटिव वे में बदलना है, और कुछ अतिरिक्त आपको सुझाव देने हैं कि किस तरीके से आप जो ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेहिता को बढ़ाओगे भाई। अब वहाँ क्या हो रहा है, आप अगर वो डिजिटलीकरण वहाँ उसकी कमी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका पूर्ण डिजिटलीकरण बेसिकली है उसका अभाव बना हुआ है। लाइसेंस आपका जो हो गया, सर्टिफिकेट आपका हो गया, वो अभी हार्ड कॉपी में दिए जा रहे हैं, उनके टेस्ट वगैरह को लेके चाहे बाकी चीज़ें हो गए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो प्रक्रिया बेसिकली है, आप क्या करोगे, लाइसेंस जो सर्टिफिकेट की जो आपके आवेदन है वो केवल आप ऑनलाइन स्वीकार करोगे, ऑफलाइन नहीं। अधिकतम भ्रष्टाचार आपको ऑफलाइन के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। उनकी प्रगति आपकी होगी, उनकी ट्रैक करने की हालांकि उन्हें सुविधा दी जाएगी। ठीक है, दस्तावेजों का सत्यापन आपका हो गया, रिकॉर्डिंग आपका हो गया। ठीक है, और एक छेड़छाड़ प्रूफ आपका है डिजिटल डेटाबेस में आपको होना चाहिए, ऐसा कुछ आप आयाम इसमें आप दे सकते हो। ठीक है, स्वचालन आपका जो आवंटन की बात करें भाई, तो आपका जो ड्राइविंग टेस्ट की हम बात कर रहे हैं उसके लिए क्या है, आपका एक स्वचालित आपको जो ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बेसिकली है, आप तकनीकी का इस्तेमाल करोगे, आप मैनुअल इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन जो आपका एक टेस्टिंग ट्रैक होगा उसमें आपका स्वचालित एक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का आप उपयोग करोगे, जो वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे मानव के हस्तक्षेप को रोकेगा। और जब वहाँ पे मानव हस्तक्षेप नहीं होगा तो भ्रष्टाचार आपका समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखो आप। ठीक है, और आपका जो निरीक्षक और जो जांच अधिकारी है उनको जो आवेदकों का आवंटन आपका क्या है, एक रैंडम तरीके से किया जाएगा। ठीक है, ताकि उन्हें पहले से ये पता नहीं हो कि आपके बाद किस अधिकारी किस व्यक्ति का नंबर आने वाला है, कौन से क्रमांक आने वाला है, नहीं किसी भी उठा के आप इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हो वहाँ पे। ठीक है, जब रैंडमली उनके पास जाएगा तो उन्हें आइडिया नहीं रहेगा कि कौन सा आपका आने वाला है कौन सा नहीं आने वाला है। आप वीडियो आपके रिकॉर्डिंग करोगे, आप वीडियो निगरानी वहाँ पे करोगे, जितने भी आपके टेस्टिंग क्षेत्र आपके हो गए हैं उन निरीक्षण आपके सीसीटीवी कैमरा पर लगाओगे, पूरे ऑफिस में आप सीसीटीवी कैमरा जो आपका उनको लगाओगे आप। फिटनेस आपका निरीक्षण आपका हो गया, आपका जो ड्राइविंग टेस्ट आपका हो गया, उनको रिकॉर्ड करना आपका हो गया, साक्ष्य के तौर पर आपको डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में आप इनको अनिवार्य रखोगे सुरक्षित रूप में। ठीक है, शिकायत निवारण तंत्र का आप स्थापना करोगे वहाँ पे, अगर वहाँ भ्रष्टाचार की सूचना को देगा तो उसके लिए आप एक नाम जो अपने विसल ब्लोर पोर्टल था उसके स्थापित करोगे, उसको स्थापना करोगे भाई। उसमें सूचना जो दे रहा है उसकी आपकी पहचान पूरी तरीके से आप सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक है, उसकी गोपनीयता बढ़ती जाएगी, समझ लो। तो इस तरीके से क्या आप जो है यहाँ पे जो आपका पारदर्शिता और जो जवाबदेहिता है जो आपकी ढकी हुई है उनको आपको थोड़ा सा एक सुधार करने की कोशिश करोगे इन माध्यम के, इन ऑप्शन के माध्यम से, समझ लो। तो इनसे यदि आप क्या है, आपको जो ऑप्शन ए आपका है, जो आपका सवाल है उसे आप टैकल करोगे इन तरीक़ों से। अब अगला ये बोला है कि क्या आपका जो कठोर कानूनी व्यवस्था बेसिकली है और जो आपका तकनीकी निगरानी है, इनकी बात की आपने, तो इनके उपाय आपके क्या होंगे, विभाग में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में आपके सक्षम हो सकते हैं। तो आपको अपनी राय यहाँ पे देनी है। तो हाँ बोलोगे, हाँ बिल्कुल आप सक्षम हो सकते हैं भाई। वास्तव में अगर दो उपाय आपके क्या हैं, ये भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए क्या है, सबसे शक्तिशाली और आवश्यक साधन बने हुए हैं। कठोर आपकी जो कानूनी व्यवस्था आपकी है इसको आप किस तरीके से पाओगे, तो इसके माध्यम से आप तेज़ी से कार्यवाही कर पाओगे, आप कठोर दंड का प्रावधान कर पाओगे,
वरिष्ठों की जवाबदेही आप उसमें आप स्थापित कर पाओगे। भ्रष्टाचार आपका हो गया, घूसखोरी, जाली दस्तावेज आपके बनाने के मामले में आप फास्ट ट्रैक जो अदालत बेसिकली हैं, जो कोर्ट्स हैं, उनमें आप चलाओगे। जो आपके दोषी पाए गए अधिकारी हैं उनको तत्काल बर्खास्त करना हो गया, कड़ी सजा से कारावास क्या है आपका, उन्हें देने का प्रावधान करोगे ताकि एक मजबूत निवारक ये बन सके। वरिष्ठों की जवाबदेही की बात करोगे तो यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में क्या है लगातार भ्रष्टाचार के मामले आपके सामने आ रहे हैं तो आप उन पर भी आप पर्यवेक्षी एक जवाबदेही हो तो आप तय की जाएगी। तो कहने का मतलब आप इसके सपोर्ट में जाओगे कि हाँ भाई, अगर आप कठोर कानूनी व्यवस्था रहोगे तो वो क्या करेगा, वो वास्तव में आपके जो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए आप एक शक्तिशाली और एक आवश्यक साधन के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको इस तरीके से देखना है। ठीक है, किसको, जो कठोर कानूनी व्यवस्था है। अब बोल रहा है तकनीकी निगरानी, तो तकनीकी निगरानी भाई अवश्य ये भी आपका हो जाएगा। क्यों, कैसे कि भाई आपका जो डेटा एनालिटिक्स आपका हो गया, आपका जो AI आधारित आपकी जो प्रणाली है, आज के टाइम पे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो उनको अगर आप उपयोग वहाँ पे करोगे तो आपका जो असामान्य आपका पैटर्न जो होता है ना, जैसे किसी एक अधिकारी द्वारा बहुत अधिक अप्रूवल आपका हो गया, असामान्य रूप से उच्च पास दर आपकी होगी, इनको स्वचालित रूप से आपका फ्लैग करता है और ऑडिट आपका शुरू कर देता है। तो आपका जो एल्गोरिदम बेसिकली होता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उस एल्गोरिदम पे काम करता है। तो ये अपने आप स्वचालित रूप से उनके एक उसका जो आपका बिहेवियर होता है, आपका जो काम करने का तरीका होता है, उन सबको ट्रैक करता है, उन चीज़ों को नोटिस करता है। ठीक है, उस बेस पे क्या आप तकनीकी के माध्यम से उन पे आप फोकस कर सकते हो, समझो। तो वहाँ पे AI का इस्तेमाल आपका हो गया, एल्गोरिदम जिसका होता है बहुत स्ट्रांग होता है, डेटा एनालिटिक्स का आपकी फ़ायदा इसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जियो टैगिंग की बात कर रहा है कि भाई आपने जो वाहन फिटनेस निरीक्षण के दौरान जो निरीक्षक की उपस्थिति और जो निरीक्षण की अवधि को जो क्या है सत्यापित करने के लिए GPS आपका हो गया, जियो टैगिंग आपका हो गया, इन सब का अनिवार्य आपका उपयोग जो होगा उसे अनिवार्य से आप करोगे भाई। तो एक इसका आप ऑप्शन दे सकते हो। तो कहने का मतलब है कि आप अगर कठोर कानूनी व्यवस्था आपकी होगी, जो आपकी तकनीकी निगरानी होगी, वो एक काफ़ी हद तक क्या है आपका जो भ्रष्टाचार आपके जो एक है उसे कंट्रोल करने में विभाग में आपको एक सक्षम रूप में आपका ये उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा इसको देखते रहना है। अगला ये बोल रहा है आपका कि भाई जो टैक्स चोरी को रोकने के लिए और राजस्व में सुधार लाने के लिए किन कदमों को लागू किया जाना चाहिए, आपको अतिरिक्त आपको अब उपाय आपको बताने। ठीक है, तो आपको बताने कि अगर वहाँ पर टैक्स को और चोरी आपको रोकनी है, अगर वहाँ पे आपको रेवेन्यू को बढ़ाना है तो आपको क्या कदम आप दिखाओगे। आप बोलोगे कि जो आपकी प्रणाली है वहाँ जो आपका जो फैला हुआ है उसे सिंगल विंडो उसमें करोगे आप, एक प्रणाली का आप इंटीग्रेटेड वहाँ करोगे, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन आपका हो, चाहे आपका फिटनेस सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका टैक्स भुगतान प्रणाली हो, उनको पूरी तरीके से आप इंटीग्रेटेड कर दोगे। किसी भी सेवा आपकी जो है नवीनीकरण ट्रांसफर के लिए टैक्स बकाया न होने का आपका स्वचालित यानी ऑटोमेटिक आपका सत्यापन अनिवार्य आपका हो जाएगा। डिजिटल टैक्स संग्रह की बात कर रहा है, तो सभी जो आपके टैक्स पर और जो परमिट शुल्क है बेसिकली उनका भुगतान क्या होगा, मैं ऑफलाइन की जगह सीधा ऑनलाइन ऑप्शन के माध्यम से करूँगा, जिससे आपका जो नगद लेन देन है वो बेसिकली आपका ख़त्म हो जाएगा। और ऑनलाइन जितना होगा उससे कंट्रोल करना, उसे उसे रेगुलेट करना आपका और ईजी हो जाएगा, पता लग जाएगा आपको। संख्या आपका जो प्रवर्तन की बात कर रहा है, यानी कि आपका जो प्रवर्तन इकाइयाँ बेसिकली है उनको डिजिटल हैंडल्स जो डिवाइस बेसिकली ये आपकी दी जाएंगी, ताकि वो मौके पर क्या करें, वो मौके पर ही आपके जो वाहन के टैक्स आपका हो गया, जो फिटनेस हो गया, वो इन स्थिति सभी को जो है केंद्रीय डेटाबेस से जांच कर सके और ई चालान आपका जारी कर सके। इनको आप देख सकते हो। दंड का प्रावधान करोगे भाई कि अगर कोई टैक्स चोरी वगैरह कर रहा है तो उन पर भारी जुर्माना आपका लगाना हो गया, जो बकाया टैक्स की राशि से आपको कई गुना से आपका अधिक हो, तो एक भारी मात्रा में आप भारी जुर्माना उन पर लगा सकते हो। साथ ही अगर बार कोई उल्लंघन कर रहा है तो उन पर आपका जो वाहन जब्त आपका हो गया, वाहन सीज करना हो गया, इन पंजीकरण का आपको जो परमिट आपका बेसिकली उनको रद्द करने का प्रावधान भी आप कर सकते हो। तो आपको इन तरीके से जैसे आपके सवाल पूछे गए थे इसी फॉर्मेट में आपको इनके आंसर आपको देने हैं। तो इस तरीके से आपको जो केस स्टडी आपकी वाली इसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक अलग केस स्टडी आप ये बोल रहा है, इसके आप देखो भाई, ये बोल रहा है कि एक शुगर मिल आपकी है, वो शहर के पास लगाई गई। अब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध तो जताया, परंतु उनका विरोध जो है अनसुना कर दिया गया। अब जब मिल में शोर आपका जोर शोर से गन्ना आपकी जो प्राइस शुरू होती है तो औद्योगिक जो अपशिष्ट वहाँ निकलता है, उसके कारण वहाँ प्रदूषण फैलने लगा। बॉयलर्स में आप देखते हो तो खोई जो जलती है उसके जलने से नाइट्रोजन आपका हो गया, कार्बन आपका हो गया, सल्फर आपका हो गया, ये आपके फैलने लग गया भाई। उससे हुआ क्या, उससे आपका प्रदूषण हुआ और उसका प्रतिकूल प्रभाव आपका पड़ा, लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है भाई। अतः जो आपके स्थानीय लोग थे बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्यग्र आंदोलन किया, प्लांट की को तुरंत बंद करने की उन्होंने मांग की, और आंदोलन से क्या है कानून व्यवस्था वहाँ पे अस्त व्यस्त हो गई भाई। तो अतः पुलिस को क्या किया, पुलिस प्रशासन ने फिर आपके कठोर कदम उठाए, लोगों की चीख पुकार की वजह से क्या हुआ, सरकार ने शुगर जो मिल थी आपकी उससे प्लांट को बंद करने के आदेश दे दिए। मिल तो आपकी बंद होगी तुरंत।
अब इससे जो क्या हुआ, आपके जो बहुत सारे लोग थे बेसिकली उनका रोजगार आपका चला गया, वो बेरोजगार हो गए। उनकी जो वित्तीय स्थिति थी, वित्तीय स्वास्थ्य था बेसिकली, वो उनका खराब हो गया। उनसे उनके बच्चों के भविष्य की शिक्षा आपकी प्रभावित हुई, उनके स्वास्थ्य पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जीविका चली गई तो परिवार के सदस्यों पर भी आपका प्रतिकूल असर हुआ। आप क्या है, राज्य सरकार के उस क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी हैं, तो वो प्रभारी अधिकारी होने के नाते इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि मतलब ये आपने ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब आपको 3 सवाल ही दे रखा भाई कि आप क्या करना है, तर्क और मतलब पक्ष विपक्ष विपक्ष में आपको तर्क भी देने हैं। पर्यावरण और उत्तरदायित्व की दृष्टि से आपको पक्ष में कुछ बोलना है और विपक्ष में आपको तर्क देना है। क्षेत्र के नागरिक जो है बेसिकली उनकी आर्थिक समस्याओं को ध्यान को रखने की दृष्टि में आपको पक्ष में तर्क देना है और विपक्ष में आपको तर्क देना है। प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से आपको पक्ष में तर्क देना है और विपक्ष में आपको तर्क देना है। तो इन तरीके से इन तर्कों के माध्यम से आपको ये 3 सवाल दे रखे हैं, इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। शब्द सीमा यहाँ पे दे रखी है 60-60 शब्द, ठीक है, 60-60-30। तो इसको आप देखोगे तो इसमें आप क्या क्या पता लगा इसकी स्टडी को, आपने देखा कि एक तरफ तो आपका विकास है भाई, जहाँ आपका जो आपके स्थानीय लोग आपका है, आपके उनको रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। उसके बदले में आपका जो पर्यावरण है वो आपका बना हुआ है। तो एक स्टडी आपकी जो क्या बता रही है, आपका जो विकास बनाम जो पर्यावरण आपका हो गया, और जो पर्यावरण आपका जो है, जो सामाजिक आपका है, जो आर्थिक हित आपका हो गया। तो बेसिकली एक तो विकास बनाम पर्यावरण बना हुआ है, और आपका जो पर्यावरण हित आपका हो गया, सामाजिक हित आपका हो गया, आर्थिक हित आपका हो गया, इनके बीच एक जो बैलेंस बनाने की एक जटिल समस्या आपको प्रस्तुत करती है, ठीक है। और एक शीर्ष अधिकारी जब आप हो इस चीज़ को लेके, इस बिंदु में, तो ऐसे समय आपका जो उद्देश्य आपका एक ऐसा होना चाहिए, एक आपको एक ऐसा स्थायी समाधान खोजना है जो पर्यावरण की रक्षा तो करेगा ही करेगा, उसके साथ जो लोगों के स्वास्थ्य आपका हो गया उनको सुरक्षित रखेगा, और जो स्थानीय जो आपके लोग बेसिकली उनकी आजीविका को भी सुनिश्चित करने का काम करेगा। तो आपको अब सभी पहलुओं को ध्यान में रखना है, सभी पहलुओं पर आपको काम करना है भाई। तो समस्या का मूल्यांकन करते हैं। तो आप पहले समस्या को समझोगे, पहले बेसिकली आप क्या देखोगे कि समस्या क्या है। समस्या एक चीनी मिल के कारण आपकी उत्पन्न हुई है, उससे आपका स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और जो पर्यावरण को बेसिकली गंभीर रूप से प्रदूषित किया है। आपका नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, उसके उत्सर्जन ने। अब सरकार ने मजबूरी में आपकी जो मिल थी वो आपसे बंद कर दी गई, ठीक है। इस कदम ने क्या हुआ, प्रदूषण तो आपको रोक दिया, लेकिन एक नई सामाजिक आर्थिक जो आपदा थी वो खड़ी कर दी भाई, ठीक है जी। अब आप देखो, पर्यावरण संकट की बात कर रहे हो, तो औद्योगिक जो अपशिष्ट निकल रहा था और जो बॉयलर था, उससे जो आपकी जहरीले धुएं प्रदूषण से आपका पर्यावरण संकट बना हुआ था। स्वास्थ्य संकट की हम बात करेंगे, स्थानीय लोग आपको जो है विशेषकर बच्चों का, इससे काफ़ी स्वास्थ्य आपका प्रभावित होता है। आजीविका संकट, अब मिल बंद हो गई तो इससे कई लोगों का रोजगार चले गया, रोजगार गया तो परिवारों की शिक्षा गई, स्वास्थ्य गया, इन सब पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। कानून व्यवस्था संकट की बात कर रहा है, आंदोलन जहाँ पे हुआ उसके पश्चात क्या है, कानून व्यवस्था आपकी अस्त व्यस्त हो गई। तो समाधान जो आपको बताना, एक संतुलित आपको एक दृष्टिकोण आपको अपनाना होगा जिसमें सभी को क्या फायदा हो, ठीक है। अब पहला वो बोल रहा है कि पर्यावरण उत्तरदायित्व की दृष्टि से बोल रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, पक्ष में बोलना है और तर्क आपको, पक्ष में कुछ तर्क आपको देने हैं। तो आप फेवर में क्या बोलोगे और अगेंस्ट क्या बोलोगे। तो फेवर में आप बोलोगे कि मिल को तो क्या है, मिल को आप तुरंत आप बंद रखोगे भाई, ठीक है। तो मिल को आप तब तक बंद रखोगे जब तक कि वो क्या है, वो आपका शून्य उत्सर्जन हम बोलेंगे, या आपका जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसके लिए होगा उसके सभी मानदंड को पूरा नहीं कर देता, तो आप एक ये पक्ष में बोलोगे, ठीक है। अगला पक्ष में क्या बोलोगे आप कि कठोर पर्यावरणीय ऑडिट की बात हो रही है भाई, कि मिल पर प्रबंध पर जो मैनेजमेंट होगा उस पर बेसिकली आप जुर्माना लगाओगे। आधुनिक आपके जो प्रदूषण नियंत्रण उपकरण बेसिकली हैं, आपका स्क्रबर हो गया, आपका इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आपका हो गया, इन्हें लगाना आप अनिवार्य करोगे। तीसरा आप क्या बोलोगे कि दीर्घकालिक आपका जो पर्यावरण निगरानी बेसिकली है, एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा क्या करोगे, आप लगातार जो आपकी निगरानी बेसिकली होगी उसको आप सुनिश्चित करना शुरू करोगे। और भविष्य में अगर प्रदूषण बढ़ता है तो स्वतः क्या है, कठोर कार्रवाई का प्रावधान उसके अंतर्गत आप रखने का काम करोगे। तो ये तो आपके हो गए पक्ष में, ठीक है, किसके, पर्यावरण उत्तरदायित्व के पक्ष में बोल दिया। अब आपको इसके विपक्ष में बोलना है, तो विपक्ष में क्या बोलोगे कि भाई अगर मिल्क को आप अनिश्चित काल तक बंद करोगे तो इससे स्थानीय रोजगार का आपका भारी नुकसान होगा। अब इससे अगर भारी नुकसान होगा तो आपका जो आर्थिक संकट बेसिकली वो आपका पैदा होगा, जो परिवार बेसिकली उनकी वित्तीय स्थिरता प्रभावित होगी। अगर क्या बोलोगे, केवल जुर्माना लगाना, आप बोलोगे कि जुर्माना पर्याप्त नहीं है,
तो प्रदूषण रोकने के लिए क्या है, आपका जो एक प्रौद्योगिक उन्नयन बेसिकली है, यानी कि टेक्नोलॉजी, आपका जो अपग्रेडेशन है उस पर जोर दिया जाना चाहिए, समझे। क्योंकि जो आपका स्वास्थ्य और जो पर्यावरण की क्षति की जो भरपाई केवल क्या है, वो आर्थिक ढंग से हो नहीं पाएगी। आप जब तक उनकी टेक्नोलॉजी वहाँ जो बनी है उसको आप मॉडिफाई नहीं करोगे, उसे अपग्रेड नहीं करोगे, तो प्रदूषण तो आपका बढ़ता ही रहेगा, उसे फैलता रहेगा। तो सिर्फ आपका जुर्माना लगाने से प्रदूषण कम नहीं होगा, उसकी भरपाई होगी नहीं। आपकी वहाँ की जो आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है उस पर भी जोर देना आपको पड़ेगा। पुराने नियमों का पालन की बात कर रहा है कि भाई यदि मिल के पास केवल न्यूनतम पुराने मानदंडों का पालन करती है तो भी वो प्रदूषक बनी रह सकती है। तो हमें क्या है, नवीनतम कठोर अंतर्राष्ट्रीय मानदंड को लागू करने की आवश्यकता इसमें हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो पहला वाला आपका सवाल था उससे आप इसी तरीके से आपको थोड़ा सा टैकल कर सकते हो, ठीक है। अगला ये बोल रहा है कि क्षेत्र के जो नागरिक बेसिकली हैं, तो उनकी आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखते की दृष्टि से आपको पक्ष में बोलना है, पक्ष में बोलना है। यानी जो क्षेत्र के आपके नागरिक हैं उनकी आर्थिक समस्याओं के पक्ष में आपको बोलना है और उनके विपक्ष में आपको बोलना है। पक्ष में क्या बोलोगे कि भाई उनके लिए जब रोजगार वहाँ चले गया तो उसके बदले आप एक विकल्प वहाँ पे रखोगे उनके सामने, एक रोजगार का वैकल्पिक समाधान आप खोजोगे, ठीक है। मिल प्रबंधन के साथ मिलकर और जो आपके सरकारी योजना है बेसिकली उनके तहत क्या करोगे, जो प्रभावित आपके कर्मचारी हैं उनके लिए अल्पावधि में एक वैकल्पिक रोजगार या पुनः जो कौशल प्रशिक्षण स्किलिंग है, रीस्किलिंग है बेसिकली, ऐसे कार्यक्रम आप शुरू करोगे। मिल को आप शर्तों के साथ पुनः खोलोगे। आप अगर आप पुनः खोलोगे तो आपको कुछ शर्तों के साथ उसे पुनः खोलना पड़ेगा। मिल मालिकों को आपको प्रदूषण नियंत्रण उपकरण बेसिकली हैं समयबद्ध तरीके से अपग्रेड करने का मौका देना होगा। इस अवधि के दौरान क्या आपका रोजगार शुदा कर्मचारी हैं उनको जो है न्यूनतम आजीविका सहायता बेसिकली जो है मिनिमम लिवलीहुड जो सपोर्ट है वो आप प्रदान करवाओगे। मिल पर एक जो सामाजिक उत्तरदायित्व है आप उसे लागू करवाओगे, CSR को हमने पढ़ा गया था। तो मिल से आप अनिवार्य रूप से स्थानीय स्वास्थ्य आप जो क्लिनिक बेसिकली है उनके संचालन आपका हो गया, आपको जो बच्चों की शिक्षा पर आपको खर्च करवाना आपका हो गया, ताकि जो आपकी पिछली क्षति हुई थी उसकी आंशिक भरपाई हो पाए। तो इन संबंधों में आप थोड़ा सा सपोर्ट में आप बोलोगे, पक्ष में आप बोलोगे। विपक्ष में क्या बोलोगे कि केवल रोजगार पर ध्यान देना, कि अगर मिल को बिना प्रदूषण नियंत्रण के द्वारा खोल दिया जाता है तो ये क्या है, रोजगार तो देगा लेकिन लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को दांव पर लगा देगा, जो किसी भी आर्थिक लाभ से अधिक महत्वपूर्ण आपका है, समझ गए। स्थानीय लोगों के शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च की बात कर रहा है। तो मिल को बंद रखते हुए भी क्या बोल रहा है कि सरकार क्या करेगा, सरकार को जो केवल प्रभावित जो लोग हैं बेसिकली उनकी आर्थिक सहायता करने से समस्या हल नहीं होगी। आपको स्थायी समाधान जो है मिल को पर्यावरण अनुकूल बनाकर फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा। स्थानीय विरोधों को अनदेखा करना, यदि मिल को स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की चिंताओं को दूर किए बिना दोबारा खोला जाता है तो कानून व्यवस्था की समस्या फिर से खड़ी आपकी हो जाएगी। इन बिंदुओं का आप उल्लेख कर सकते हो इस संदर्भ, ठीक है। तो पक्ष और विपक्ष में आप इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। अगला ये बोल रहा है आपका कि प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से आपको पक्ष और विपक्ष में कुछ बोलना है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि जो आपके प्रशासनिक आपके जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जो ऑर्डर बेसिकली है उसको आपको उसे मेंटेन करने के पर्सपेक्टिव से आपको क्या है, जो मिल के मालिक आपके हो गए, जो स्थानीय लोग हो गए, इन दोनों को आप शामिल करोगे और एक आप त्रिपक्षीय आप वार्ता जो है उसे आप शुरू करोगे। उसमें आप होंगे, मिल के मालिक होंगे और जो आपके स्थानीय लोग हैं जो प्रभावित लोग हैं वो आपके होंगे। और फिर आप एक बैठक या फिर समिति का एक गठन करोगे। वो समिति क्या करेगी, ये मिल के आपके जो पर्यावरणीय आपके उन्नयन है उसके प्रगति की निगरानी करेगी, स्थानीय लोगों के साथ संवाद करेगी, वो आपको बनाए रखेगी। अब आप तत्काल प्रशासनिक उपाय क्या करोगे भाई, ठीक है। तो कठोर आप निगरानी तंत्र आप स्थापित करोगे। आप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बेसिकली हो गया उसको मिल से उनके प्रदूषण जो मानदंड बेसिकली है उनको दैनिक रिपोर्टिंग उनके निवारण करोगे। स्पष्ट समय सीमा आप तय करोगे कि भाई मिल मालिक को आप साफ बोलोगे कि जो आपके प्रदूषण नियंत्रण आपको जो उपकरण है उन्हें लगाने के लिए आपको 1 महीने, 1.5 महीने, आधा महीना, यानी कि आप एक निश्चित समय सीमा उन्हें आप दोगे, ठीक है। अगला ये बोला कि कानून और जो अब आपकी व्यवस्था है उसका जो बैलेंस करना आपका हो गया, और यह सुनिश्चित करना कि मिल के जो दोबारा खुलने या उन्नयन की प्रक्रिया के दौरान क्या है, कोई भी समूह जो है वो कानून को हाथ में ना ले, ये भी आपको देखना है। शांति भंग होने पर आप कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन बातों के माध्यम से क्या आप जो प्रशासनिक व्यवस्था है बेसिकली उनको बनाए रखने में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। तो ये 2 केस स्टडी आपके मेंस में आई थी, एक आपकी और होगी, इसको देखते हैं फिर, ठीक है। अब तीसरी केस स्टडी आपकी ये बोल रही है कि आप एक वरिष्ठ लोक सेवक हो, ठीक है। आपके एक अधिकारी मित्र बहुत मेहनती है, अपना काम समय पर पूरा करती है, लेकिन हमेशा क्या अपने अधीनस्थों को किसी न किसी बात पर दोषी ठहराकर उनका मनोबल गिराती है। वो सभी को चौंकाती रहती है, ठीक है। अक्सर कार्यालय में और चिल्लाती रहती है, काम करते समय सिर्फ नियमों का पालन करना चाहती है, और अगर कोई जूनियर अधिकारी कार्य पूरा नहीं करता है
तो क्या करेगा, वो उसका अपमान भी करती है। काम करने का उसका एकमात्र मंत्र क्या है, काम को आपको पूरा करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो इस दबंग रवैये के कारण क्या है कि आपके जो मित्र है उसको अधीनस्थ जो कर्मचारी बेसिकली वो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी बनी हुई है आपके महिला मित्र की। अब उसके रवैये के बारे में आप क्या कार्रवाई करने का सुझाव देंगे? इनमें से की कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है, फिर उसको आपको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देना है क्यों और क्यों आपने चुना। पहला है कि अधिकारी के अंतर विभागीय आपका जो सामाजिक संबंध और जो आवाज़ है, जो आपका व्यवहार है, उसकी सुधार की जरूरत है बेसिकली। अधिकारी के विरुद्ध सेवा नियमों का संरेखण आप करोगे। ठीक है, अगला बोल रहा है कि आपका जो अधिकारी बेसिकली है, सरकारी अधिकारी को सद्भावनापूर्ण अपने अधीनस्थों को सूचना संप्रेषित करनी चाहिए। ठीक है, तो आप इन तीनों में से कौन सा सुझाव देंगे उसके रवैये के बारे में आपको उसके साथ जाना है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हो भाई कि बाकी तो ठीक है, आप क्या देख रहे हो, आपका जो अधिकारी है बहुत आपका बहुत मेहनती है, आपने देखा भाई। ठीक है, वो सब आपके मतलब अभी देखो मेहनती है, आप क्या है, काम समय पे आपका काम पूरा कर रही है, टाइम पे पंचुअल कर आपकी पंचुअल है। ठीक है, लेकिन जो इसकी बात क्या है, उसके अंदर कुछ आपकी बुरी आदतें बेसिकली, उनके व्यवहार में कुछ कमियां हैं। ठीक है, तो आप क्या है उनको सुधारने का उन्हें मौका दोगे, या उन्हें इस बारे में आप एक डिस्कस करोगे कि भाई जो आपके अधिकारी का जो एक सामाजिक संबंध आपका बना है, जो चाहे वो अंतर विभागीय आपका हो, चाहे कर्मचारियों को लेके हो, और जो आपका उनका आवाज़ व्यवहार बेसिकली जो उनके चिल्लाने वाला जो एक बिहेव है, उसमें क्या एक सुधार की ज़रूरत है। तो अब आप इस ऑप्शन के साथ जाओगे, यही सबसे आपका बेहतर ऑप्शन है। फिर आपको इसे क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर दोगे। ठीक है, अब आपने ऊपर देखा कि भाई ये केस स्टडी क्या है, वरिष्ठ लोक सेवक के बारे में, जो मेहनती आपका है, नियमनिष्ठ है। ठीक है, लेकिन इसका अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार, जैसे चिल्लाना हो गया, दोष मरना आपका हो गया, मनोबल गिराना आपका हो गया, उसके अधीनस्थों के मनोबल और कार्य आपका जो कार्यालय के माहौल बेसिकली वर्क कल्चर के लिए आपका एक उसको एक नष्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन एक साथ आप जाओगे कि अधिकारी के अंतर विभागीय सामाजिक संबंध और आवाज व्यवहार की सुधार की जरूरत। ठीक है, कहा गया एक मिनट, क्वेश्चन समझा नहीं क्या मैं? ठीक है, तीनों को देखते हैं यहाँ पे। तो अधिकारी का जो प्राथमिक दोष आप देखते हो, तो उनका जो कठोर आपका हो गया, अपमानजनक आपका, और जो चिल्लाहट आपका जो व्यवहार है वो आपका बना हुआ है। वो क्या कर रहा है, आपका जो वर्क कल्चर बेसिकली है उसको एक तनावपूर्ण बना रहा है, सामाजिक संबंधों को बिगाड़ रहा है। तो सुधार के सुझाव आपके क्या होंगे? आप परामर्श और जो आपकी ट्रेनिंग है उसका आप सुझाव देंगे भाई। ठीक है, कि अधिकारी के अंदर किसी कमी है, आपकी जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमने पढ़ा था, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस की हमने बात की थी, और जो आपका एक जो प्रबंधन कौशल बेसिकली उसमें अनिवार्य रूप से उनको शिक्षण आपको दिलाना चाहिए। उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि परिणाम प्राप्त करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपकी एक जो प्रक्रिया होती है वो आपका है। और जो एक पॉजिटिव आपका जो वर्क कल्चर बेसिकली है वो क्या है, वो आपके परिणाम को बेहतर बनाती है, हमने पहले आपका पढ़ा था। तो आप जो है इसके लिए आप सुझाव दोगे भाई। संवाद और प्रतिक्रिया के बारे में क्या बोलोगे भाई, कि जो आपका औपचारिक रूप से लेकिन दृढ़ता से उन्हें आप बताओगे कि उनका व्यवहार बेसिकली और कर्मचारियों की जो मनोबल बेसिकली है उनको डिमोटिवेट करता है। जब उनको डिमोटिवेट करता है तो उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आपकी कंपनी की वो प्रभावित होती है उनकी। तो उन्हें क्या, उनके एक जो पॉजिटिव आपका रेनफोर्समेंट है बेसिकली, और जो आपका एक कंस्ट्रक्टिव आपका क्रिटिसिज्म है, एक रचनात्मक आलोचना है, उस तरीके आपको तरीके उन्हें सिखाए जाने चाहिए। समझिए, व्यवहार जनित आप किस तरीके से बोल गए कि उनका जो प्रदर्शन मूल्यांकन है बेसिकली, उनमें आप जो टीम के साथ जो टीम वर्क है बेसिकली, जो तालमेल है आपका, जो कर्मचारी आपका सेटिस्फैक्शन बेसिकली है, जो आपका वर्क कल्चर का माहौल बेसिकली हो गया, तो ये आपके व्यवहार जनित आपके संकेतक है। इनको भी क्या है, उनके व्यवहार में इनको आपको शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अधिकारी के अंतर विभागीय सामाजिक संबंध और आवास विभाग की जरूरत, सुधार की जरूरत में आपको इन बातों का उल्लेख कर सकते हो। ठीक है, अगला ये बोल रहा है कि अधिकारी के विरुद्ध आपके सेवा नियमों का संरक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, हालांकि कठोर अपमानजनक व्यवहार सीधे तौर पर काम ना करने जैसा तो नहीं है, लेकिन ये सेवा नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है, क्योंकि ये अनुशासनहीनता आपको दिखेगी। चिल्लाना आपका हो गया, अपमान करना आपका हो गया, क्या है ये सरकारी कर्मचारियों के जो आपके कंडक्ट, आपके जो रूल बेसिकली जो आपके आचरण नियम बेसिकली उनके तहत एक अनुचित व्यवहार माना जाएगा। उत्पीड़न हरेसमेंट का आपका होगा भाई, कि बार बार आप उन पर दोष मर रहे हो, उनको आप डिमोटिवेट मनोबल गिरा रहे हो, अपमान कर रहे हो, बेसिकली आप उन्हें मनोवैज्ञानिक उनकी एक मेंटली उन्हें हैरेस कर रहे हो, उत्पीड़न कर रहे हो, तो इस श्रेणी में से रखा जाएगा। तो आपका हैरेसमेंट के उससे आपको एक दोष आप पे लग सकता है।
क्या कार्रवाई, क्या सुझाव क्या दोगे भाई, कि एक औपचारिक आप चेतावनी उन्हें दोगे अधिकारी को। सबसे पहले कि आप मौखिक और लिखित चेतावनी आप दी जानी चाहिए। उनका व्यवहार आपका जो है सेवा नियमों के विरुद्ध है और इसे आपको तत्काल सुधारा जाना चाहिए भाई। जांच समिति की हम बात करेंगे। यदि चेतावनी की बात अगर व्यवहार में सुधार नहीं होता है तो अधीनस्थ जो कर्मचारी विशेषज्ञ है तो उनकी लिखित शिकायतों के आधार पर क्या है, आंतरिक जो जांच समिति है आप गठित की जानी चाहिए। दंडात्मक कार्रवाई की बात कर रहा है तो अधिक जांच में अधिकारी का उत्पीड़नकारी और जो अपमानजनक व्यवहार है वो सिद्ध हो जाता है तो सेवा जो नियम बेसिकली आपके होंगे, हर ऑफिस का आपका सेवा नियम कुछ होते हैं, उनके तहत आपका स्थानांतरण हो गया, आपका पदोन्नति आपको रोकना हो गया, आपके अन्य उपयुक्त जो आपकी दंडात्मक कार्रवाई बेसिकली होगी उनकी अनुशंसा की जा सकती है। समझ गए। अब तीसरा ये बोल रहा है कि सरकारी अधिकारी को सद्भावनापूर्ण अपने अधीनस्थ को सूचना संप्रेषित करनी चाहिए। अब ये सिद्धांत इस समस्या का जो मूल कारण जो बेसिकली आपका है उसी का समाधान कर रहा है। समस्या क्या है, समस्या ये है कि अधिकारी का संदेश जो बेसिकली है काम पूरा करो सही है, लेकिन संदेश भेजने का तरीका उनका जो है गुस्सा हो गया, अपमान हो गया, चिल्लाना हो गया, वो पूरे तरीके से गलत है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सद्भावनापूर्ण आपको सूचना संप्रेषित करनी है तो आपको क्या करना है, सुझाव के रूप में एक सम्मानजनक जो आपका संवाद बेसिकली है अधिकारी को सिखाया जाना चाहिए कि भाई सूचना या निर्देश बेसिकली है वो हमेशा शांत तरीके से आपका हो गया, स्पष्ट तरीके से आपका हो गया, एक सम्मान पूर्वक आपका जो एक लहजे में आपका दिया जाना चाहिए। काम की अगर देरी भी हो रही है, गलती भी हो रही है तो भी आपको जो आलोचना जो है व्यक्ति की नहीं बल्कि काम की गुणवत्ता पर केंद्रित आपकी होनी चाहिए। अगर वो आपका प्रतिनिधित्व और विश्वास की बात कर रहा है कि भाई काम पूरा करो चाहे कुछ भी हो, इसका उनका जो मंत्र ये बताता है कि उनमें अधीनस्थों पर विश्वास की कमी है भाई। तो उनके लिए उन्हें क्या है, प्रभावी जो आपका एक डेलीगेशन प्रतिनिधित्व है उसके कौशल उन्हें बेसिकली सिखाए जाने चाहिए। जिससे क्या है, जिससे आपके अधीनस्थ भी क्या होगी, एक जिम्मेदारी अपने अंदर महसूस करेंगे। समझ गए। कारणों का समझना की बात हो जाए तो उन्हें ये समझने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए कि यदि कोई आपका कनिष्ठ अधिकारी जो है काम पूरा नहीं करता है तो इसका जो कारण बेसिकली क्षमता की कमी, संसाधनों का अभाव या जो कार्यभार जो आपका अधिक है ये भी आपका हो सकता है भाई, ना कि हमेशा आपके इरादे की कमी वो बोल रहा है। तो समस्या को क्या आपको सद्भावनापूर्ण समझना ही आपके प्रभावी समाधान की ओर ले जाता है। तो इस तरीके से आपको ये जो आपके ऑप्शन है इन्हें आपको टैकल करने होते हैं। ठीक है। तो ये था आपकी केस स्टडी, मैंने कोशिश की आपकी उतनी केस स्टडी आपको समझाने की किस तरीके से आपको सॉल्व करनी होती है। ठीक है। तो आज जो एथिक्स आपका जो पेपर है आपका फाइनली पूरा हो गया है। ठीक है। इसमें आप अच्छी आपकी आई होप की अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी आपके आंसर को लेके। ठीक है। अब आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है बैठ के, आंसर राइटिंग अधिकतम मैक्सिमम आपके आंसर आपको लिखने हैं, मैक्सिमम आपको मॉक लिखने हैं, तभी आप एक बेहतर स्थिति में वहाँ पे एग्जाम हॉल में खुद को पाओगे। ठीक है। तो अब एथिक्स आपका खत्म हो गया, कल से हम आपका क्या देखेंगे, जो जीएस के आपके पेपर हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे साथ में। जीएस 1 2 3 के 3 पेपर हैं। अभी आपके पास 1 महीने से ऊपर का टाइम बचा हुआ है तो फटाफट से आपके उतने पेपर भी हो जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं आपको शाम के टाइम, तब तक धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, तब तक टाटा बाय बाय।